हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, कहता है रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये पैसेज है कि टीचिंग मोर इवन दैट मोस्ट अदर प्रोफेशंस हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड ड्यूरिंग द लास्ट 100 years फ्रॉम अ स्मॉल highly skilled profession concerned with a minority of the population to a large and important branch of the public service. The profession has a great and honorable tradition extending from from the dawn of history recent times, but any teacher in the modern world who himself to be inspired by the ideals of his predecessors is likely to be made sharply aware that it is not his functions to teach what he thinks, but to instill such belief and prejudice as a thought useful by his employees. देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि in ancient times the teaching profession was, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी लिमिटेड टू हाईली स्किल्ड माइनॉरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि व्हाट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड टीचिंग इनटू एज इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ पब्लिक सर्विस इज, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी टेक्निकल डेवलपमेंट्स। ठीक है, तो टेक्निकल डेवलपमेंट्स ने टीचिंग प्रोफेशन को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया है। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज इन मॉडर्न टाइम्स सक्सेसफुल टीचिंग इज प्राइमरली, ठीक है, प्राइमरली सपोज्ड टू। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका 3 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, the lines preferred by those in authority. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the modern teaching teacher is not able to follow the ideals of his predecessor because, फोर का होगा ए ऑप्शन, because of tremendous advancements in प्रोफेशनल स्किल्स। 5 देखिए, तो 5 है कि द ऑथर सिम्स टू, 5 का हो जाएगा ए ऑप्शन, बी अगेंस्ट द करेंट ट्रेंड्स इन द टीचिंग प्रोफेशन। तो 5 का देखिए पैसेज के अनुसार यहाँ पे ऑथर सिम्स टू बी अगेंस्ट द करेंट, ठीक है, ट्रेंड इन द टीचिंग प्रोफेशन। 6 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि fill in the blanks the most appropriate word, the of the middle school is a woman of . तो यहाँ पे क्या होने वाला है, 6 का हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, the principal of the middle school is a woman of principal। ठीक है, तो 6 का यहाँ पे जो है वाक्य में मिडिल स्कूल की चर्चा होने के कारण रिक्त स्थान पर PRINCIPL यानी प्रधानाचार्य, ठीक है, इसका मतलब होता है प्रधानाचार्य। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको प्रधानाचार्य का उपयोग होगा तथा दूसरे रिक्त स्थान का संबंध सिद्धांत से है। ठीक है, PRINCIPL इसका मतलब होता है सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पे सिद्धांत से है, तो दी प्रिंसिपल ऑफ द मिडिल स्कूल इज अ वुमन ऑफ प्रिंसिपल। ठीक, नेक्स्ट 7 है
कि सेलेक्ट द मोस्ट appropriate one word substitution for the given words. साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, तो 7 का क्या होगा? बी ऑप्शन, टैक्सोनॉमी। तो देखिए यहाँ पे साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन यानी टैक्सोनॉमी यानी वस्तुओं का वर्गीकरण करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया। ठीक है, टैक्सोनॉमी मतलब होता है वस्तुओं का वर्गीकरण करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया, टैक्सोनॉमी। ठीक है, साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी। ठीक है, साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन दैट मीन्स टैक्सोनॉमी। ठीक है, वस्तुओं का वर्गीकरण करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे है टैक्सीडर्मी, इसका अर्थ होता है चर्म प्रसाधन। ठीक है, चर्म प्रसाधन। ठीक है, तो टैक्सीडर्मी मतलब होता है चर्म प्रसाधन। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे है टैक्सिकोलॉजी। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है विष विद्या। ठीक है, विष विद्या। ठीक है, टैक्सिकोलॉजी मतलब होता है विष विद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 8, कहता सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कहता नोट फिट टू होल्ड अ कैंडल। ठीक है, मेनी पॉलिटिशियंस इन इंडिया आर नोट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू महात्मा गांधी। तो यहाँ पे क्या होने वाला है? तो देखिए 8 का हो जाएगा सी ऑप्शन, इन्फेरियर। क्या होगा? INFERIOR, इन्फेरियर। तो देखिए नोट होल्ड अ कैंडल टू का अर्थ है टू बी नोट नियरली एज गुड एज एनोदर टू कंपेयर, यानी किसी और के समान अच्छा न होना, किसी के तुलना में न ठहरना, यानी यहाँ पे होगा इन्फेरियर, INFERIOR, इन्फेरियर मतलब होता है तुच्छ। ठीक है, निम्न। क्या हो जाएगा? तुच्छ, निम्न हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पैसेज है कि भारत का गौरव बढ़ाने वाले अनुभावों में रविन्द्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रणीय है। ठीक है, अग्रगण्य है। कहता उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। उनका जन्म 7 मई 1861 को जो है कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्मा समाज के नेता थे। वे महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 साल की छोटी सी उम्र में जो कविता लिखी थी, काबुली वाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी और जो स्पर्शी कहानियाँ हमें दी है। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही है, जिसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1919 में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड की उन्होंने भरपूर जो है निंदा की है। उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। भारत का जो राष्ट्रगान जनगण मन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला उनकी रचना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ जी ने क्यों लौटाई? तो 9 का बी ऑप्शन, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो 10 का सी ऑप्शन, गीतांजलि। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 11 देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म जो है कब और कहाँ हुआ था? तो देखिए 11 का होगा ए ऑप्शन, 7 मई 1861 को कलकत्ता में बंगाली परिवार में, ए ऑप्शन। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि उनके पिता जो है कौन से समाज के नेता थे? तो ए ऑप्शन, ब्रह्मा समाज के नेता। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्मा समाज के नेता थे। जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार हैं। तो 13 का ए ऑप्शन, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ठीक है जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है ध्यान से, यहाँ पे है कि सूर्योदय सूर्यास्त असंख्यो
सोना ही सोना बरसा कर, मोल नहीं ले पाए इसको भीषण बादल। आसमान में गरज गरज कर, धरती को न कभी हार पाए, प्रलय सिंधु में डूब डूब कर, उभर उभर आई है ऊपर। ठीक है, भूचालों भूकंपों से यह मिट नहीं सकी है। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि इस पद्यांश में मुख्यतः किसकी बात की गई है। तो देखिए इसमें सूर्योदय की बात की गई है, इसमें जो सूर्यास्त की बात की गई है, या इसमें धरती की बात की गई है। तो देखिए इसमें कहीं भी सूर्योदय की बात नहीं है, कहीं भी सूर्यास्त की बात नहीं, बल्कि धरती की बात है। किसकी है? तो 14 का सी ऑप्शन। देखिए इसमें जो है धरती, देखिए यहाँ पे धरती को न कभी हार पाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है धरती की बात कही गई है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है कि धरती पर आने वाले संकटों के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। ठीक है, धरती पर आने वाले संकटों के लिए उपयुक्त शब्द जो है नहीं है। क्या नहीं है? प्रलय, प्रलय, सिंधु या भूकंप। इसमें किसकी चर्चा जो है नहीं आई है? तो 15 का हो जाएगा बी ऑप्शन, सिंधु। उपयुक्त जो है पद्यांश में धरती पर आने वाले संकटों के लिए उपयुक्त शब्द सिंधु नहीं है, जबकि पद्यांश में प्रलय, भूचाल, भूकंप आदि शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसमें यदि आप देखेंगे तो देखिए प्रलय का बात है, इसमें भूचाल भूकंप का बात है, लेकिन सिंधु का बात है प्रलय सिंधु में डूब डूब कर धरती पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16, कहता धरती को कौन डुबोना चाहता है? अत्यधिक वृष्टि, अत्यधिक भूकंप, अत्यधिक गरजना, अत्यधिक वृष्टि। तो 16 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, यानी अत्यधिक वृष्टि। ठीक है, तो धरती की को अत्यधिक वृष्टि डुबोना चाहता है। ठीक है, स्पष्ट है कि पद्यांश में अतिवृष्टि की बात की गई है, जब आसमान में बादल गरज गरज कर धरती पर मूसलाधार बारिश होती है। ठीक है, जिसे सिंधु नदी में भूचाल व बाढ़ आने से संपूर्ण धरती के डूब जाने की संभावना है। नेक्स्ट, अत्यधिक वृष्टि। नेक्स्ट देखिए कहता धरती अनमोल है, भाव पदांश की किस पंक्ति से अभिव्यक्त हो रहा है? धरती अनमोल है, भाव पदांश की किस जो है पंक्ति से? सूर्योदय सूर्यास्त असंख्यो, उभर उभर कर आई ऊपर, मोल नहीं ले पाए इनको। ठीक है, तो उस तरह का जो है सूर्योदय सूर्यास्त असंख्यो, उभर उभर कर आई ऊपर, मोल नहीं ले पाए इसको। तो 17 का सी ऑप्शन, मोल नहीं ले पाए इसको। तो देखिए धरती अनमोल है, इसका भाव पद्यांश के जो है पंक्ति मोल नहीं ले पाए इसको से अभिव्यक्त हो रही है, क्योंकि पद्यांश में स्पष्ट भाव है कि असंख्य सूर्यताप, भीषण बादल, अतिवृष्टि करके इस धरती के अस्तित्व को मिटा नहीं सकी। नेक्स्ट है कि सिंधु का पर्यायवाची शब्द जो है नहीं है। तो सिंधु का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? उदधि नहीं है, जलद नहीं है, या सागर नहीं है। तो यहाँ पे 18 का क्या होने वाला है? सी ऑप्शन, जलद। तो देखिए सिंधु का पर्यायवाची शब्द जो है जलद नहीं है। सिंधु का पर्यायवाची शब्द है उदधि, सागर, जल्दी। उदधि, सागर, जल्दी, लेकिन जलद नहीं है। सिंधु एक नदी का नाम है, अतः नदी का पर्यायवाची सरिता, तटिनी, तरंगिनी, प्रवाहिनी, तनुजा, सारंग, दरिया आदि है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पदांश को कथा समझ कर सही छंद का जो है चयन कीजिए। यहाँ पे है कि सुन सही सत्य असीस हमारी, पुज ही मन कामना तुम्हारी। तो 19 का हो जाएगा ए ऑप्शन। ये क्या है? तो चौपाई है। तो यहाँ पे देखिए, तो उपरोक्त पद्यांश में चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। तो 12वें के प्रथम और तृतीय चरणों में, ठीक है, 12 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए तो ये क्या है? चौपाई। ठीक है, सुन से सत्य असीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धक्का मुक्की शब्द के लिए जो उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द छाटिए। धक्का मुक्की, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? 20 का हो जाएगा सी ऑप्शन, द्विंदु समास। तो धक्का मुक्की शब्द में द्विंदु समास है, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो तथा उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो, तो द्विंदु समास कहलाता है। ठीक है, जैसे माता पिता,
ठीक है, लोटा, डोरी, ठीक है, ये वगैरह। नेक्स्ट, अब देखिए समास के 6 भेद होते हैं। पहला होता है तत्पुरुष, कर्मधारय पुरुष, बहुब्रीहि, ठीक है, द्विंदु, द्विगु, अव्ययी भाव। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता नीचे दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। कहता कौवा चला हंस की चाल, ठीक है, कौवा चला हंस की चाल यानी अंधानुकरण करना, ठीक है, क्या होगा, अंधानुकरण करना। कौवा चला हंस की चाल लोकोक्ति का सही अर्थ है अंधानुकरण करना। इस लोकोक्ति का अन्य अर्थ है नकल के चक्कर में जो है मूर्खता कर हानि उठाना। कलेजा खाना मुहावरे का अर्थ है अधिक तंग करना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि का बरखा जब कृषि सुखाने, का बरखा जब कृषि सुखाने, सी ऑप्शन, हानि हो जाने के बाद हर उपाय निरर्थक। का बरखा जब कृषि सुखाने यानी हानि हो जाने के बाद जो हर उपाय क्या होता है, निरर्थक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है 22 का। और देखिए ईंट का घर मिट्टी होना मुहावरे का अर्थ होता है अच्छा काम बिगड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। निश्चयवाचक, तो देखिए कौन प्रश्नवाचक है, कुछ जो अनिश्चयवाचक, यह हमको लग रहा है, तो 23 का हो जाएगा ए ऑप्शन, क्या हो जाएगा, यह। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे क्या होगा, यह हो जाएगा निश्चयवाचक। ठीक, कौन होगा प्रश्नवाचक, कुछ होगा अनिश्चयवाचक। तो 23 में तो यहाँ पे हो जाएगा, तो जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चय का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। 24 का जो है बी ऑप्शन ले लेंगे। पहले सी ऑप्शन, महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद बी, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। ठीक है, तो सी बी। उसके बाद ए देखिए, महाराज जनक तो ब्रह्मा ज्ञानी थे। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा आपको डी, कहता उन्हें कार्य स्वर्ग क्या नरक, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, ये प्रसन्नतापूर्वक चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे होगा सी बी ए डी। ठीक है, यमराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। ठीक है, हो गई थी। उसके बाद देखिए फिर है कि मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। ठीक है, उसके बाद महाराज जनक तो ब्रह्मा ज्ञानी थे, उसके बाद उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, वे प्रसन्नतापूर्वक चले गए। नेक्स्ट, कहता महोत्सव शब्द में सही संधि का नाम बताएं। सी ऑप्शन, गुण संधि। महोत्सव शब्द में गुण संधि है। ठीक है, तो महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महाजोर उत्सव, क्या होगा, महाजोर उत्सव। महोत्सव क्या होगा, महाजोर उत्सव। तो महाजोर उत्सव में क्या है, यहाँ पे गुण संधि है। ठीक, नेक्स्ट, फिर है कि परीक्षा में चोरी मत करो, कैसा वाक्य है। 26 का ए ऑप्शन, निषेधवाचक। परीक्षा में चोरी मत करो वाक्य निषेधवाचक है। निषेधवाचक शब्द किसी कार्य को करने से रोकता है या किसी कार्य को नहीं करने का आदेश निर्देश देता है। 27 कहता शिव शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द है। 27 का ए, तो त्रयपुरारी। ठीक है, त्रिपुरारी। तो यहाँ पे देखिए शिव शब्द का सही जो पर्यायवाची है यह त्रिपुरारी। ठीक है, त्रयपुरारी। शिव शब्द का अन्य पर्यायवाची है महेश, महादेव, नीलकंठ, शंकर, गंगाधर, रुद्र, भोलेनाथ, शंभु, त्रिलोचन, गिरीश आदि। ठीक है, मतंग और वितुंड, गज, हाथी का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है। 28 का बी, जल। विकल्पों में से जल शब्द रूढ़ है। जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ न हो वे रूढ़ कहलाते हैं। ठीक है, तो जल क्या है, रूढ़ है। ठीक है, क्योंकि जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ न निकले वे रूढ़ है। नेक्स्ट, कहता अघोष वर्ण कौन सा है। 29 का सी, क। अघोष वर्ण जो विकल्पों में से क है। ठीक है, क क्या है, तो यहाँ पे अघोष है। ठीक, तो जिन
तो देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, ठीक है, अघोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा जो है, पहला और दूसरा व्यंजन वर्ण अघोष ध्वनि कहलाता है। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, भ, ये सब अघोष। ठीक, पहला और दूसरा अघोष। नेक्स्ट 30 नंबर है, दिए गए चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। 30 का ए ऑप्शन शूर्पणखा। तो देखिए, दिए गए विकल्पों में से जो है, विकल्पों में से एक सही है उसका जो है, तो यहाँ पर हो जाएगा विकल्पों में शूर्पणखा शब्द का सही वर्तन ही है। तालब सो दुर्कार पौपरे नौ ख ख ऐसे लिखाएगा शूर्पणखा शब्द का जो अर्थ है, जिसका नख सूप के समान हो। ठीक है, जिसका नख सूप के समान हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।